नमस्कार, मैं हूं सचिन। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। कश्मीर से 370 हटने के दिन से नजरबंद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती रिहा होते ही अपने शायद पुराने काम पर लग गई। आतंकवाद और अलगाववाद की वजह से वर्षों से जल रहे कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से आए अमन को वो काला दिन बता रहे हैं। करीब 14 महीने बाद आजाद होते ही महबूबा मुफ्ती ने भारत के खिलाफ वही भाषा बोली जो अब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान में आतंकियों को पसंद है कि 370 का हटाए जाना गैर कानूनी था, गैर लोकतांत्रिक था। महबूबा मुफ्ती ने काली स्क्रीन करके कश्मीर के काले अध्याय को 370 के समर्थन में काली बातें कही। मुफ्ती और अब्दुल्ला कश्मीर के दोनों ऐसे नेता हैं जो खुलेआम आतंकियों की पैरवी करते थे। दोनों ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति को लेकर देश को धमकियां दी थी। इसलिए तालठोक के स्पेशल एडिशन में आज के सवाल, रिहा होते ही भड़काने के काम पर क्या महबूबा? दूसरा, महबूबा को जहर उगलने की आजादी क्यों? तीसरा, कश्मीर में अमन चैन से महबूबा बेचैन है क्या? चौथा, नए कश्मीर में क्या महबूबा अब्दुल्ला का क्या काम? और पांचवां, भारत के खिलाफ मुफ्ती अब्दुल्ला साथ साथ हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे हम आपका तारुफ करवा दें। इस वक्त हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ सुशील पंडित हैं, प्रवक्ता रूट्स इन कश्मीर। रऊफ भट्ट हैं, पीडीपी के नेता। खालिद राठौर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। इफ्तिगार मिसगर हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले सुशील पंडित, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। क्या कहेंगे? रस्सी जल गई, बल नहीं गया, 14 महीने तक रखा गया। अब्दुल्ला साहब को चीन का सहारा, मुफ्ती जी को भी बाहर आते हुए अमन चैन का कश्मीर पसंद नहीं आ रहा। सचिन जी, हिंदी का एक और मुहावरा है, कुत्ते की दुम कितनी देर तक नली में रखने के बाद जब निकाली उसके बाद भी सीधी नहीं हुई। आपको अपेक्षा क्यों है और किन लोगों से है? ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सार्वजनिक चेतावनी दी थी। सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे बड़ी अदालत है जिसका अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी पहलू पर विचार करें, किसी भी याचिका पर विचार करें और अपना निर्णय दें। उन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्होंने कहा था कि ये वो बारूद है 35A जिसको छुआ तो सिर्फ हाथ नहीं, पूरा का पूरा जिस्म जल जाएगा। उन्होंने कश्मीर को बगावत के लिए उकसाया था, कहा था कि आग लग जाएगी। आप वो मंजर देखेंगे जो आपने 47 से पहले नहीं देखा। ये देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते थे। ऐसे लोगों को रिहा करने की आवश्यकता क्या थी? मैं तो पूछना चाहता हूं, जब 370 को निष्प्रभावी बनाया गया और कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, तब संसद में हमारे ही नेताओं ने कहा था कि इन परिवारों ने कश्मीर को बेच खाया है, यही जिम्मेदार हैं इसकी बर्बादी के। इन्होंने लाखों करोड़ रुपया जाया कर दिया है जो केंद्र से कश्मीर की ओर गया था। इन्होंने कश्मीर को जिहाद की आग में झोंका है, ये मुलव्विज है कश्मीर की बर्बादी में। तो एक छोटी सी उम्मीद मुझे यह थी कि इन पर एक श्वेत पत्र आएगा, इन पर कोई चार्जशीट लगेगी, इन पर कोई मुकदमा चलेगा, इनको अपने किए की सजा भुगतनी होगी। लेकिन ये तो बेरंग बिना किसी शर्त रिहा कर दिए जाते हैं और ये फिर लग जाते हैं उसी काम में जिस काम की वजह से इन्हें अंदर किया गया था। क्या इन्हीं के भरोसे चलेगा कश्मीर का लोकतंत्र? क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी नहीं है इनको जिंदगी भर के लिए कश्मीर से बेदखल करने के लिए? किसी और मुल्क में होते तो ये आज तक जिंदा रहते, ठीक, पाकिस्तान में होते, चीन में होते, इनका नामो निशा होता। ये लोग इस देश की दयानतदारी के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं, अपनी सियासत से इसी देश की जड़ खोदते हैं जो इनको पालता है, पोसता है, नाम देता है, शोहरत देता है, सत्ता देता है। ऐसे लोगों को आप छोड़ते हैं, रिहा करते हैं बिना शर्त। ठीक, रऊफ भट्ट, मुझे तो शिकायत इस सरकार से है। ठीक है, प्रेम शुक्ला भी जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन रऊफ भट्ट, अमन चैन का कश्मीर पसंद नहीं है क्या मैम को? मतलब इसी देश का खाएंगे, इसी देश में लोगों को भड़काएंगे। इन्होंने जो कहा सुशील पंडित जी ने, एक कुत्ते की दुम तो ये खुद है, ये तो खुद कुत्ते की दुम है, ये सीधी नहीं हो रही है। इसको बोलो अगर आग नहीं लगी तो चाइना क्या कर रही है लद्दाख में बैठकर? ये तो इसी पॉलिसी की वजह से है। हमने कहा यहाँ के लोगों को जो अधिकार दिया है इस कानून ने, इस आईन ने, वो हमसे क्यों छीना गया? हम थोड़ी कोई ऐसी कैसी बात कर रहे हैं जो कानून और आईन 5 अगस्त 19 से बाद से लेकर के अब तक क्या छिन गया?
एक बता दीजिए आपसे क्या छिन गया? हमारा स्पेशल स्टेटस क्या हक है इनको? क्या छिन गया? आप कहते थे आग लग जाएगी, कश्मीर खराब हो जाएगा, कश्मीर बर्बाद हो जाएगा। 5 अगस्त से लेकर के भट्ट साहब मुझे एक बात बता दीजिए, क्या छिन गया? कभी महबूबा मुफ्ती सुनिए बात सुनिए, कभी आप महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात कर रहे हो, कभी फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे हो, चाइना की भी बात करो ना। वो तो सर छिन क्या गया? लद्दाख में बैठे हैं। अरे सर मुझे एक बात बताइए, महबूबा मुफ्ती को जो अलोकतांत्रिक काला स्क्रीन, काला दिन सब कुछ नजर आ रहा है, तो छिन क्या गया? मैं ये बताइए ना, या फिर छिन गई राजनीतिक जमीन, या फिर छिन गई वो राजनीतिक ताकत? बंद हो गई दुकान 14 महीने में, ये हुआ ना सर? 14 महीने की दुकान बंद हो गई ना सर? अगर हम इस मुल्क के इक्वल शहरी है, क्या हमें यह हक नहीं है हम इक्वली इस मुल्क में रहे? तो रहे सर। अगर हमारा इक्वली तो किया 370 हटा करके। ये कौन सा लॉजिक पे बात कीजिए ना, 370 हटा के इक्वली तो किया सर, 370 हटा करके इक्वली तो किया। बंद तो हुई दुकान पाकिस्तान की, बंद तो हुई अलगाववादियों की, बंद तो दुकान हुई सैयद अली शाह गिलानी की, बंद तो दुकान हुई आतंकियों की, बंद तो दुकान हुई लश्कर तैयबा की, बंद तो दुकान हुई जैश ए मोहम्मद की। या फिर यूं कहें कि उनकी दुकान बंद होने से अपनी राजनीतिक दुकान पर भी असर पड़ा है। सर लॉजिक पे बात कीजिए ना। 15 अगस्त को कर्फ्यू लगाना पड़ता है। यहाँ जो है नेशनल हाईवे पे हमारे लोगों को रोका जा रहा है, यहाँ के स्कूल बसेस को रोका जा रहा है, यहाँ के जो एम्बुलेंसेस है वहां उनको रोका जा रहा है। कौन से यहाँ हालात ठीक है? 14 महीने का आंकड़ा लेकर के बैठा हूँ, 14 महीने का आंकड़ा लेकर के बैठा हूँ। तकलीफ किस चीज की है? सुशील पंडित आप जवाब दे दीजिए। तकलीफ इस चीज की है कि क्या एक भी स्कूल नहीं चला? तकलीफ इस चीज की है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं? तकलीफ इस चीज की है कि वहां पर मल्टीनेशनल आउटलेट्स खुल रहे हैं? तकलीफ इस चीज की है जो ये कहते थे कि कोई यूथ बाहर नहीं आएगा, कोई कंधा उठाने वाला नहीं होगा, कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा, वहां पर हर आदमी जो आर्मी में भर्ती हो रहा है। ये तकलीफ किस चीज की है सर? तकलीफ किस चीज की है मुझे बताइए ना, क्या छिन गया? तकलीफ किस चीज की है? सुशील पंडित जवाब दे दीजिए, इनको तकलीफ किस चीज की है सर? क्या हजम नहीं हो रहा? 30 सेकंड, फिर उसके बाद इफ्तिगार मिसगर। एक सेकंड। इनकी असलियत सामने आ गई, इनकी पोल पट्टी खुल गई। ये अपने आप को बहुत बड़े सियासतदान समझते थे सचिन जी। इनको इनकी असलियत उस दिन पता चल गई जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की मैयत में इनको बुला बुला के लोगों को लाना पड़ा। लोग इकट्ठे नहीं हुए। इनको अपनी असलियत उस दिन पता चल गई जब लोकसभा के इलेक्शन में इनको वोट नहीं पड़े, जमानतें जब्त हो गई। इनको अपनी असलियत उस दिन पता चली जब इनको पूछने वाला कोई नहीं निकला। कश्मीर में, पूरे कश्मीर घाटी के अंदर पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई, आतंकवाद की घटनाएं घट गई। पूरे कश्मीर के अंदर इनको मुंह देखने वाला कोई नहीं था। लोग कहते थे बहुत अच्छा किया, इनको अंदर किया, इनको बाहर मत निकालना। आज वही कश्मीर के लोग दुखी होंगे कि उनकी कयामत के दिन फिर आ गए हैं। ये लोग फिर इन्हें भाड़ में तो ये नजर आ रहे हैं ना, ये लोग फिर उनको दुखी ये नजर आ रहे हैं। उनकी आम जिंदगी में लग रहा है कि अब भैया अब दुकान नहीं गलने वाली, अब दाल नहीं गलने वाली, दुकानें बंद हो गई हैं। लोग तो अच्छे खुले में घूम रहे हैं, लोग तो बर्गर खा रहे हैं, लोग तो पिज्जा खा रहे हैं, लोग तो मॉल जा रहे हैं। हमने तो कितना डरा करके रखा। लोग तो स्कूल जा रहे हैं, हमने तो स्कूल तक जला दिए। तो घाटी की तरक्की से परेशानी होगी ना असल में। राठौर साहब, खालिद राठौर क्या घाटी की तरक्की से परेशानी हो गई? अब्दुल्ला को जो कह रहे हैं कि भाई हम तो चीन चले जाएंगे, और यहां पर महबूबा जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र के नाम पर इकट्ठा कर लूंगी पूरे कश्मीर को। किससे परेशानी होगी सर? कश्मीर तो अमन चैन हो ही रहा, उसमें दिख ही रहा है। देखिए जनाब, जहां तक मैं बात करूं, लेकिन मैं पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि म्यूट करने से कोई चीज़ का हल नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे हमें बुलाते हैं, अपना जो भी हमें बोलना होता है यहाँ पे, अगर आप किसी डिबेट के लिए बुलाते हैं, म्यूट नहीं करा करें। या तो आप बता दीजिए कि हम ये सर आपने किसी और, सर आपको कोई गलती लगी होगी, किसी और की डिबेट से आप आए होंगे। मैंने तो पहला क्वेश्चन आपसे किया और आपसे फर्स्ट कमेंट ले रहा हूं। आर्टिकल 3, अगर मुझे लगा कि आपने मुझे म्यूट किया, नहीं नहीं, ये मेरी आदत नहीं है, ना मैं चिल्लाता हूं, और ये मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं तो हर उस आदमी को मंच देता हूं जो भारत के खिलाफ भी भारत के लोगों को भड़काने की कोशिश करता है, ताकि लोगों को पता तो लगे कौन किस लिहाज से किस जगह पर मुलव्विस है। बोलिए राठौड़ साहब। देखिए, जहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप म्यूट नहीं करेंगे, जहां पे सुशील पंडित साहब ने यह कहा कि आर्टिकल 370 के बाद से पहले जो मुफ्ती साहब, महबूबा मुफ्ती ने या उमर साहब ने या जो भी कहा था कि ये
इसको छेड़ने से कश्मीर के हालात बिगड़ जाएंगे, यहाँ पे इसको आग लगाने के बराबर है इसको हाथ लगाना। वो आप इस टाइम पे सुशील पंडित साहब कह रहे हैं कि आग लग जाएगी, आग लग नहीं जाएगी, आग लग गई है। और जहां तक ये सुशील पंडित जी निकले हैं पंडितों की बात करने के लिए, या अपने आप को पंडित कहते हुए, मैं इनको चैलेंज देता हूं, आप घंटे करके छोड़ के आप जम्मू में 10 पंडित लोगों को अपने इर्द गिर्द बिठा दीजिए, टीवी पे बन के आप लीडर नहीं बनोगे। आप ग्राउंड पे बता दीजिए, आपको ग्राउंड पे कोई पहचान ही नहीं है। पागल कहते हैं आपको लोग, पागल कहते हैं सुशील जी आपको लोग। आप खुद को पंडितों के सरगुरु मानते हैं। आप 5 पंडित लोगों को यहाँ पे जमा कर दीजिए। जहां पे आर्टिकल 370 की बात करें हम, आप लोग तो 4G से घबरा रहे हो। आप लोग क्या कह रहे हो 4G, आप यू पीपल आर नॉट, मतलब आप लोग 4G रेस्टोर नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पे हालात ठीक है। इससे बड़ी शेम क्या है? अरे क्यों आप अपने आप को पेड मीडिया बताने के लिए मजबूर कर रहे हो? तो क्या भड़काएंगे? चाइना को लेकर के आएंगे, लोगों को फिर लड़वाएंगे, चाइना को लेकर के आएंगे, लोगों से लड़वाएंगे, हाथ में पत्थर थमाएंगे, आतंकियों को हथियार दिलवाएंगे। तो फिर प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, राठौड़ साहब की मैं आवाज म्यूट नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ताकि आवाज आप तक पहुंचे। मैं जानना चाह रहा था कि आवाज आपके कानों तक पड़े। सर, इसी जहर उगलने के लिए रिहा किया क्या सर? इससे अच्छा तो अंदर ठीक थे। नहीं, आवाज तो आपके कानों तक पड़नी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, सचिन जी, अगर कोई जहर उगलेगा उसके जहर की थैली काट कर बाहर निकाल दी जाएगी। जहर कोई अभी 370 के कारण जो इनको विशेष सुविधाएं थी, जो इनको लगता था कि रणबीर पीनल कोड का जो इनको लाभ था, इन सारे, अरे क्यों चीख रहे हो? आराम से बैठो, शांत हो जाओ, चीखो मत, चीखने से कुछ नहीं होगा, गला फट जाएगा, छाती फट जाएगी। आराम, बहस करने आए हो, आराम से सब लोगों की बहस करो, चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अनुच्छेद 370 इतिहास था, इतिहास हो चुका है, अब वो फिर मिलने वाला नहीं है। पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हो गई है, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, अलगाववादियों को जेल में ठूस दिया गया है। और ज्यादा कोई आवाज करेगा, जहर उगलेगा, उसके हलाक में हाथ डालेंगे और जहर निकाल लेंगे। ये बहुत हो गया है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी का भारत है। बहुत सुन लिया आपको, बहुत पाकिस्तान परस्तों को सुन लिया। आपके आका पाकिस्तान की औकात नहीं कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। और किस चीन के चक्कर में पड़े हो? जो चीन टिकटॉक बहाल नहीं करवा पाता, वो 370 क्या बहाल कराएगा? हमें हक है बात करने का। आप कौन होते हो? भ्रम में जी रहे हो? आप कौन होते हो? आराम से शांत क्यों चीख रहे हैं? आप कौन होते हो? पाकिस्तानी चुप हो जाओ। हमारा हक है। पाकिस्तान के पिट्टू चुप हो जाओ। पाकिस्तान के पिट्टू चुप हो जाओ। बहुत सुन लिया इस देश में, अलगाववादियों और आतंकवादियों को बहुत सुन लिया। आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे और अलगाववादियों को कुचलेंगे। जब आपको पता ही था कि इन्होंने यही करना है, तो फिर बाहर से रिहाई की क्यों? जब आपको पता है लोगों को ही भड़काएंगे, लोगों को ही घटकाएंगे और पाकिस्तान वाली भाषा बोलेंगे, तो फिर क्यों रिहाई की? जब आपको मालूम था कि नहीं सीधे हो रहे, या तो कोई श्वेत पत्र ले आते, या तो कोई पर्चा लगाते कि भैया अब तक कश्मीर को आपने जलाया, बर्बाद किया है, आप बाहर आकर ऐसा नहीं करोगे। ये तो उसी काम में लग गए सर, बाहर निकलते ही। नहीं, इनकी औकात नहीं कि अब कश्मीर को बर्बाद कर दें, इनकी औकात नहीं कि पत्थर चला लें, इनकी औकात नहीं कि आतंकवाद को पोषित कर लें, इनकी औकात नहीं है कि अलगाववाद को हवा दे दें। इन सबको जरा सा भी अलगाववाद को हवा देंगे, इनको कुचला जाएगा। आतंकवादियों के साथ जाएंगे, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। ये नया भारत है जो आतंकवाद के प्रति 0 टॉलरेंस है। चीखो मत, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, और चीखो मत, शांत हो जाओ। एक सेकंड शुक्ला जी, शांत हो जाओ, बहुत चीख लिया। इफ्तार में सर आपने तो प्री और पोस्ट दोनों तरीके के रूल देख लिए ना सर, क्यों नहीं बाइकआउट करते ऐसे लोगों का जो बाहर आकर के एक बार फिर से भड़काने की कोशिश करते हैं? यूथ के हाथ में पत्थर जिनको हाथ में अच्छे लगते हैं, यूथ के हाथ में बंदूक जिनको अच्छी लगती है। अब एक आदमी कमांडर बनने को तैयार नहीं है, एक आदमी आतंक बनने को तैयार नहीं है। वहां पर लगातार मॉल्स खुल रहे हैं, लगातार वहां तरक्की हो रही है। क्या ये परेशानी ऐसे लोगों को क्यों नहीं बाइकआउट करते सर कि यू आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कश्मीर? इनको तो हरा करके महबूबा मुफ्ती की जमानत जब्त करवाई थी ना आप लोगों ने, क्यों नहीं ऐसे लोगों का सरेआम बहिष्कार करते हैं? सचिन जी, पहले मैं शुक्ला जी को ये दुरुस्त करना चाहता हूं कि ये रणबीर पेनल कोड नहीं, ये रणबीर पेनल कोड है। ये काश्मीर नहीं, ये कश्मीर है। पहले प्रोनाउंसिएशन करना सीखिए, फिर बहस में आए। ये काश्मीर ना, ये रणबीर है। चलिए, आई जस्ट वांट टू करेक्ट यू। फर्स्ट लर्न
मिस्टर अरे मिस्गर तुम अपने कान बदतमीज का हो, इलाज तुम कराओ। बदतमीज आदमी हो। ऐसा है कि भटकाइए मत। तुमको भारतीय जनता पार्टी ने कैसे स्पोक्स पर्सन ये देखा, मुझे मालूम था। इफ्तिखार मिस्कर, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप पर्सनली लेकर के प्रेम शुक्ला जी के पास चले गए, फिर वो जवाब देंगे, फिर आप कहेंगे कि आप बदतमीज है, आप ये कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं इस तरह की वोकैबुलरी ना इस्तेमाल करता हूं, फिर मैं मिस्टर राठौड़ वाला फार्मूला अपना दूंगा जो खालिद राठौर ने कहा था कि देखिए बाकी जगह म्यूट कर देते हैं। मैंने कहा था मैं यहां म्यूट नहीं करता, इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूं उस चीज की। इफ्तिखार मिस्कर, ऐसे लोगों की क्या जगह होनी चाहिए जिनको जलता कश्मीर ही पसंद है? इसी सवाल पर रहिए और इसी सवाल का जवाब दीजिए। को बोलेगा कि उसका दिमाग खराब है, किसी का बोलेगा उसके कान खराब है। तो सर मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना, क्यों इधर उधर भटका रहे हैं? सर ऐसा है फिर आप पर्सनल होंगे, वेरो पर्सनल आएंगे। सर मेरा एक मिनट इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सर ऐसा है कि रास्ते में ऐप में लगा करके कोई ऑफिस से आ रहा है, कुछ आ रहा है, बाकायदा मेरा शो देखते हैं, इसलिए नहीं सर कि इधर उधर की बहस करके जो है बातों को खत्म कर दिया जाए और टाइम वेस्ट कर दिया जाए। प्लीज सर, जो मैंने सीधा बोला उसका जवाब दीजिए। जलता कश्मीर जिन लोगों को पसंद है, भले वो चीन की मदद से जाए, पाकिस्तान की मदद से लाए, उनका इलाज क्या है? इफ्तिखार मिस्कर। देखिए सचिन जी, हमने पहले दिन से आपको बोला, आपकी डिबेटों में भी, बाकी चैनलों की भी डिबेटों में भी बोला कि ये जो स्टेप भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, इनको इंटरसेप्ट करना चाहिए कि वही फारूक साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी के मरण दिन पे जाते हैं और वहां पे भारत माता की जय पुकार के आज देखिए क्या भाषा बोल रहे हैं। यही महबूबा जी जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के बगल में यहाँ के बच्चों के लिए क्या बोलती है, कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जो आपने कितनी बारी दोहराया, तो ये कहां से अब कहां पहुंचा दिया इन कश्मीर ने। जो ये चुटपुट मेन स्ट्रीम के लोग जो यहाँ पे हिंदुस्तान की पैरोकारी करते थे, उनको हिंदुस्तान ने कहां पे, भारतीय जनता पार्टी ने पर्टिकुलरली इस डिसीजन के बाद पैरोकारी करते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, पैरोकारी करते थे या रैंसम पे रखते थे? देखिए अब आप देखिए सचिन जी, एक बात, इन्होंने जब ये स्टेप उठाया पूरे कश्मीर में सर पैरोकारी करते थे कि रैंसम पे रखते थे? मुझे बताइए ना सर, पैरोकारी करते थे कि भारत को जो है इधर खाते भारत की थे, इफ्तार कहां की अटेंड करते थे? एक सेकंड रुक जाइए। चीन की मदद से हम 370 हटाएंगे, फारूक अब्दुल्ला बाहर निकलते, ये भारत की पैरोकारी करते थे, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं सुशील पंडित। आतंकी के समर्थन में महबूबा कहती पता चल जाता बुरहान वानी अगर उसका एनकाउंटर होने वाला है हम बचा लेते। पीओ के किसी के बाप का नहीं है फारूक अब्दुल्ला, ये भारत की पैरोकारी करते हैं। पाकिस्तान ने ईद के लिए न्यूक्लियर बम नहीं रखे हैं, वो भारत पर हमला कर सकता है महबूबा मुफ्ती। और अगर यहां से 370 हटाने की किसी ने कोशिश की सुशील पंडित, तो यहां पर भारतीय जवानों को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, कोई तिरंगा नहीं थामेगा। ये भारत की पैरोकारी करते हैं और ये भारत का कर्ज चुका रहे थे, जिसका यहां जिक्र, जिस कर्ज का जिक्र इफ्तिखार मिस्कर कर रहे हैं। सुशील पंडित। सचिन जी, जिस बुरहान वानी ने पीडीपी के सरपंचों को मारा, उस बुरहान वानी के घर मुआवजा लेके गई थी ये महबूबा। जिस बुरहान वानी के साथियों ने, हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर में कत्लो गारत की, उनके एनकाउंटर में मारे जाने पर ये उनके घर ताजियत पे पहुंचती थी, मारे गए कश्मीरियों के घर नहीं जाती थी। जो एनकाउंटर करते थे इन मरजीवड़ों का, इन जिहादियों का, उनके खिलाफ एफआईआर करती थी उन आर्मी के अफसरों के खिलाफ। ये वो महबूबा है जिसने कश्मीर को आग में झोंका और जिसने कश्मीर में जमातियों के तासुबी सोच को आगे बढ़ाया। ये वो महबूबा है जो जड़ है बीमारी की। ये वो मुफ्ती परिवार है जिसने कश्मीर में ईंट से ईंट बजा दी शांति की, सौहार्द की। इन्हीं के गृह क्षेत्र अनंतनाग में 1986 में, हमारी हिजरत से 3-4 साल पहले, हमारे खिलाफ एक बड़ा भयानक दंगा किया, 40 से ज्यादा मंदिर तोड़े, सैकड़ों घर जला दिए। ये वो महबूबा मुफ्ती परिवार है जो कश्मीर में बीमारी की जड़ है और ये उसी की नुमाइंदगी करती हैं। इनके बारे में तो एमके नारायणन ने, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, यूपीए के थे, हमारे भी बीजेपी के भी नहीं थे, उन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हिंदू में एडिटोरियल पेज में लिखा था मुफ्ती साहब के मरने के बाद कि इसको मुख्यमंत्री मत बनाना, यह हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मुलव्विज़ है, मिली हुई है। इसको तो मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने।
जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बुलाया था 2003 में कश्मीर में तकरीर करने के लिए, मंच से उतार दिया गया था क्योंकि यह हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिली हुई थी। यह ऐसी शख्स है, ऐसी सियासतदान है कश्मीर की जो श्राप बन गई है कश्मीर के ऊपर, जिसकी वजह से कश्मीर झुलस रहा है आज भी। लेकिन आज आते ही काम पर तो लग गए ना सर। ये है वो, जब हाई कोर्ट ने रोशनी एक्ट को निरस्त किया तो इसने एक सर्कुलर जारी किया सचिन जी, और सर्कुलर जारी करके कहा कि पुलिस उन जमीन के जिहादियों को नहीं हटाएगी जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है, चाहे कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया हो कि रोशनी एक्ट रद्द किया जाता है। ऐसी सियासत ना थी ये। रऊफ भट्ट, तो फिर प्लान भी जरा बता दीजिए भाई। कश्मीर अगर जल रहा है, काला दिन है, लोकतांत्रिक तरीके से आया और मैडम बेइज्जती नहीं भूलेंगी, तो फिर क्या प्लान क्या है वापस कश्मीर को उसी तरह से बनाने का जिसमें स्कूल जलते हों, हाथों में पत्थर हो? क्या प्लान क्या है? पंडित की लोगों की वजह से जल रहा है, इस सोच की वजह से जल रहा है, इस सोच की वजह से, जो सुशील पंडित जी की सोच है, इसी की वजह से कश्मीर जल रहा है, ये मुल्क जल रहा है। ये अगर वाकई इसमें पैट्रियटिज्म है, इसको बोलो चाइना के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो, वो लद्दाख में नहीं बैठे हैं। इसको बोलो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, यहाँ की इकोनॉमी को देखो, जीडीपी को देखो, यहाँ के लोग आपसे नाराज है। यहाँ मुझे बोलो आपके साथ है कौन, जरा मुझे बोलो। जो थे उनको भी आपने जेलों में डाला, जो थे उनको भी आपने डिस्क्रेडिट किया। तो सर प्लान क्या बता तो दें, चाहते क्या हो? तो सर प्लान क्या बता दें। अगर आपके लिहाज से सब कुछ खत्म हो चुका है भाई, कश्मीर को वापस उस तरीके से, भाई कश्मीर को उसी तरीके की नॉर्मलिटी में, जब अलगाववादियों की दुकानें चलती थी, अलगाववादियों की जब दुकानें चलती थी, स्कूल जलते थे, हाथ में पत्थर होते थे, कंधा कोई देता नहीं था, सर वापस उस कश्मीर को लाने का क्या मैडम का प्लान क्या है? यूनाइट होकर अपने बेसिक हुकूक जो हमारा है, जो हमारे बेसिक हुकूक है, उन्हें हम रेस्टोर करवाएंगे। हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन आए और हर एक स्टेक होल्डर से बातचीत हो। सर अमन के लिए तो मैं आपको पूरा ये डाटा लेकर के आया ना। सर मुझे एक बात बताइए प्रेम शुक्ला जी, जब 1.5 साल से एक स्कूल ना जला हो, अलगाववादियों ने दुकानें बंद कर दी हो, सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत छोड़ दी हो, मुझे एक बात बताइए ना, तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर छोड़ करके चली गई हूँ, ये कश्मीर अच्छा या फिर ये वो जो जलाने की बात करते हैं वो कश्मीर अच्छा? मुझे एक बात बताइए, मैं इनसे लॉजिक पूछता हूँ कि एक चीज ऐसी बता दीजिए जो उनके हाथ से छिन गई हो, वो तो बताते नहीं। सुशील पंडित जी बैठेंगे, सुशील पंडित जी से सारा कुछ कराओ। अगर प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी गलत, देखिए कश्मीर के सकल कल्याण और विकास का दायित्व हमारा है, और कश्मीर का विकास, क्या बात कर रहे हो? आतंकवाद का समूल नाश करेंगे और उस समूल नाश की प्रक्रिया प्रारंभ है। महबूबा मुफ्ती जैसे विषदंत वाले लोगों के विषदंत विहीन कर दिया गया है, और ये जब भी अलगाववाद की कोई बात करेगा, अलगाववादियों को कुचलना हमारा संपूर्ण भारत का राष्ट्रीय दायित्व है। उसका निर्वाह पूरी तरह से होगा, उसमें किसी तरह की कोताही, किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा, जिसके कारण ये विषदंत का बारंबार भारत पर प्रहार होता था, वो विषदंत उखाड़ कर फेंक दिया गया है। अनुच्छेद 370 समाप्त है। जो लोग कहते थे कि भारत में कोई जो है तिरंगा, भारत का तिरंगा लेकर कोई कश्मीर की घाटी में टले, उन्होंने देखा हर गांव में तिरंगा फहराया है, और महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे अलगाववादियों तो नहीं ना आता, चुपचाप। ठीक है सर, एक कमेंट में लास्ट कमेंट ले लेता हूँ, एक लास्ट कमेंट ले लेता हूँ 30 सेकंड का। खालिद राठौर, दरअसल टीस सिर्फ खानदान की है ना, क्योंकि अगर किसी खानदान ने भले वो मुफ्तीज हों, अब्दुल्लाज हों, जो कि ये चलता था कि दिल्ली तो सिर्फ उनके कहने पे काम करती है, अब सिर्फ पिता पुत्र अकेले घूम रहे होते हैं और कोई पूछता नहीं, आप तीसरा साथ मिल गया महबूबा का, इसी चीज की खींच है ना सर। वरना तो कोई और कंट्री होती देश के खिलाफ बोलने की क्या सजा मिलती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। कहना चाहता हूं मैं आपको, मैं इस डिबेट का मकसद जो है, मैं आपको 3 ही बातें बता दूंगा। पहली बात, अगर आप मुफ्ती खानदान की बात करें या अब्दुल्ला खानदान की बात करें या यहाँ पे मेन स्ट्रीम की बात करें, ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा यहाँ पे उठाया, और आज नवीयत इस चीज़ की है कि आपका हिंदुस्तान का झंडा यहाँ पे उठाने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर लद्दाख किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम इस बात को और दोहरा रहे हैं। ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर तब आज़ाद था जब हिंदुस्तान गुलाम था। तीसरी बात, जहाँ पे आप लोगों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अमन की बात कर रहे हैं,
आप ये देखिए कि कश्मीर के लोगों को कितने दिल जीते आपने। यहाँ पे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, आपको कर्फ्यू लगाना पड़ता है। आपका 4G यहाँ पे बंद है। अभी तक साउथ में हालात खराब थे, अब तो दिन दहाड़े एक दिन को छोड़ के दूसरे से निकलना जाइएगा सर। मैं अभी कश्मीर होकर के आया हूँ और मैं पीछे 2-3 बार कश्मीर जा चुका हूँ जब से कोविड हटा है। आप लोग तो मैं सर आपको ये आपको इफ्तिखार मिस कर कैमरा बंद होने के बाद भी आपको सलाह दे देंगे सर, गलती से निकल मत जाइएगा कश्मीरियों के बीच में सब बातें करते हुए कि झंडा उठाने वाला नहीं है, फलाना नहीं है, हमको वही पुराने वाला कश्मीर बनाना है, वरना क्या हाल होगा। सुशील पंडित जरा बता दीजिए, 30 सेकंड में लास्ट कमेंट है। सचिन जी, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं 1953 में शेख अब्दुल्ला ने, जिनके बारे में ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने तिरंगा उठाया था देश का, 18 साल के लिए भेजा था अंदर नेहरू ने नजरबंदी में, और जब वो बाहर निकले थे तो फिर वही गुस्ताखी की थी। 1965 में वो अल्जीरिया चले गए थे छुपते छुपाते चौवन लाई से मिलने, वापस आते ही 3 साल के लिए फिर धर दिए गए थे। 3 साल के लिए धर लिए गए थे, तब भी इनका चीन राग जागा था। हिंदुस्तान इन लोगों को मालूम नहीं है, अभी तो कुछ महीनों में बाहर आ जाते हैं और ये चहकने लगते हैं। पंडितों की इनको छठी का दूध याद कराना पड़ेगा, इनका हिसाब किताब लेना पड़ेगा इनके ऊपर। है कि दरअसल कश्मीर में कोई पूछ नहीं रहा, 14 महीने में दुकानें हो गई बंद, 370 गया हट, जिसके दम पर ये ब्लैकमेलिंग करते थे, रैंसम करते थे और दोनों तरफ से जो है दोनों तरफ की बातें करते थे। उधर से पाकिस्तान की बात करते थे कि उसने न्यूक्लियर नहीं रखा हुआ, इधर से भारत को बंधक बना करके रखते थे। अलगाववादियों की दुकान बंद होगी, आतंक की दुकान बंद होगी। टीस दरअसल ये है, आम कश्मीरी इनकी टीस नहीं है, टीस दरअसल ये है। और शायद इसी टीस के कारण एक चीन का रास्ता अपनाता है तो दूसरा शायद पाकिस्तान का रूट अपनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था ताल ठोक का स्पेशल एडिशन देखने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.